हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिकट्टा प्लस में। 1 मिनट में समझते हैं मलेरिया क्या है, मलेरिया कैसे होता है। तो आप सभी को मालूम है, जब भी मलेरिया का नाम आता है मादा एनोफिलिस मॉस्किटो यानी मच्छर का नाम हर के जबान में आ जाता है। तो ये मादा एनोफिलिस जो मच्छर है, ये बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेके जाने में मदद करती है, और जो चीज़ को लेके जाने में मदद करती है बीमारी को, उस चीज़ को कहते हैं वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि जो मादा एनोफिलिस एक वेक्टर है जो बीमारी को, मलेरिया की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाती है। अब होता क्या है, मलेरिया के जो मच्छर हैं मादा एनोफिलिस, वो जाती है किसी व्यक्ति की बॉडी में खून पीने, वहाँ से खून पीती है। अब वो दुर्भाग्य से जो व्यक्ति है वो मलेरिया वाला है, जिसको पहले से ही मलेरिया है। मादा एनोफिलिस उसके शरीर से खून पिया और दूसरे व्यक्ति में भी जाके बैठ गई, उसके शरीर में भी खून पिया। तो जो पहले व्यक्ति का खून पिया था वो मलेरिया से ग्रसित था। अब दूसरे व्यक्ति के पास आई, दूसरा व्यक्ति स्वस्थ है पर उसका भी उनने खून पिया। तो खून पीते समय कुछ ब्लड की जो है ड्रॉप है वो अच्छे व्यक्ति की बॉडी में चले गई, उसमें जो मलेरिया के पैरासाइट मौजूद थे। अब मलेरिया के पैरासाइट मौजूद थे, तो जो ये मलेरिया के पैरासाइट है ये 5 प्रकार के किसी व्यक्ति को होते हैं। पहला प्रकार होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वावेल, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, चौथा होता है प्लाज्मोडियम नॉलेसी और 5वां प्रकार होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में 2 प्रकार के इसके दिखाई देते हैं, एक वाइवेक्स और दूसरा फाल्सिफेरम। तो इतनी बात थी मलेरिया के बारे में। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच केमिकल इज यूज इन आर्टिफिशियल ब्लड। अब वह कौन सा केमिकल है, कौन सा रसायन है जिसकी सहायता से अपन आर्टिफिशियल ब्लड है जो बना सकते हैं, मतलब कृत्रिम ब्लड। अब ये कृत्रिम ब्लड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। हमारे शरीर में क्या काम करेगा, सही खून की तरह हो नहीं। आर्टिफिशियल ब्लड की जरूरत बनाने की तब पड़ती है जब आपने फिल्म देखा होगा, किसी व्यक्ति को पेट में एक मुक्का मारा उसने खून होगा, या फिर किसी व्यक्ति को हाथ से कट लगाया उसमें खून का वहाँ पर दिखाना है फिल्म में, तो वो ब्लड वहाँ से बहता हुआ दिखाएगा, पर वो ओरिजिनल ब्लड नहीं होता। वो जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल ब्लड। तो आर्टिफिशियल ब्लड कौन से रसायन से बनता है, कौन से केमिकल से बनता है, यहाँ पर पूछा गया। फर्स्ट पूछा है कि वो एंटीकोगुलेंट से बनेगा, दूसरा पूछ रहा है कि वो जो ब्लड है परफ्यूरोकार्बन से बनेगा, या फिर तीसरा ग्लिसरॉल से बनेगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जब भी आर्टिफिशियल ब्लड की नाम आती है वहाँ पर परफ्यूरोकार्बन जो होता है उसका नाम आता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो आर्टिफिशियल ब्लड है उसको बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो आप लगाएंगे कि परफ्यूरोकार्बन का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंटेन ऑफ विच मिनरल इज इंक्रीज इन द सेल ड्यूरिंग क्लॉट स्टोर ऑफ द ब्लड। अब यहाँ पर बताना है कि जो रक्त के शीत भंडारण के दौरान कोशिका में किस खनिज की मात्रा बढ़ जाती है। अब आपने जो है ब्लड को स्टोर करके रखा कोल्ड टेम्परेचर में। अब कुछ समय के बाद ब्लड में कौन से खनिज की मात्रा बढ़ जाती, कौन से मिनरल की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या वहाँ पर सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, पोटेशियम की बढ़ेगी, फास्फोरस की बढ़ेगी, या फिर कैल्शियम की बढ़ेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पर लगाना है सोडियम, क्योंकि स्टोरेज में जब ब्लड को रखा जाता है तो वहाँ पर सोडियम मिनरल की जो है इंक्रीज वो होने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मिनरल वाला क्वेश्चन नहीं आता, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है कि स्टोर ब्लड कंटेन टीनी एग्रेडिनेशन एंड डिग्रेडिनेट, मतलब संग्रहित रक्त में विकृत रक्त के छोटे छोटे समुच्चय होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है, प्लेटलेट, फिब्रिन, दोनों या आरबीसी। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी आपके ब्लड जो है स्टोर होते हैं तो आरबीसी तो फ्री फॉर्म में आपकी होती है, पर जो आपके प्लेटलेट हैं और फिब्रिन है ये दोनों आपको जो है समुच्चय के रूप में जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3rd इज राइट हो जाएगा। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि पूछता है कि ताज़ा जमे हुए प्लाज्मा को पिघलाया जाता है। किसको, ताज़ा जो प्लाज्मा जमा है उसको अगर अपन पिघलाते हैं तो एक छोटा सा अवक्षेप बैग के किनारों पर चिपका रह जाता है, जिसे क्या कहते हैं।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है तो उस चीज को अपन कहते हैं क्रायोप्रेसिपिटेस। क्या कहते हैं उसको? ऐसे चीजों को हम कहते हैं क्रायोप्रेसिपिटेस। चलिए, इस प्रकार का लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ब्लड प्रोड्यूस इज यूज इन रेसिपिएंट सफरिंग रिपीटेड सर्व फाइब्रिन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब यहाँ पर बताना है कि बार बार गंभीर ज्वर आधार प्रतिक्रियाओं से पीड़ित प्राप्तकर्ताओं में किस रक्त उत्पाद का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बताना है कि किसी व्यक्ति को बुखार बार बार आ रहा है तो वो प्राप्तकर्ता में जो रक्त की कौन से उत्पाद का प्रयोग आपका यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको मालूम है कि ये सब चीज बार बार गंभीर ज्वर क्यों आता है? क्योंकि व्यक्ति की जो है इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और इम्यूनिटी कमजोर होने के लिए हमारे WBC का जो है लो लेवल हो जाता है। तो यहाँ पर WBC को अपन देखेंगे तो WBC हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा, ल्यूकोसाइट प्योर रेड सेल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच सॉल्यूशन कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ NaCl इन द ऑस्मोटिक फेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक भंगुरता परीक्षण में NaCl के स्थान पर किस विलयन का उपयोग किया जा सकता है? अब देखिए, यहाँ पर ऑस्मोटिक फेजिलिटी टेस्ट को आपको समझना है। ऑस्मोटिक फेजिलिटी टेस्ट किसी भी RBC की टूटने की क्षमता को देखी जाती है कि जो RBC है अपने मेम्ब्रेन को तोड़ के ब्लास्ट कब तक होने वाली है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक फेजिलिटी टेस्ट। तो आपके पास अगर NaCl नहीं है तो उस के स्थान पर आप कौन से जो रिएजेंट है यहाँ पर ले सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 4 आपको दिया है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर अमोनियम सल्फेट। तो आपके पास अगर NaCl नहीं है तो आप पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। किसके लिए? ऑस्मोटिक फेजिलिटी टेस्ट के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ऑस्मोटिक फेजिलिटी। तो ऑस्मोटिक फेजिलिटी RBC के टूटने की क्षमता को बता रहा है कि RBC हमारी कितनी टूट रही है या फिर कितनी टूटने वाली है। ओके, चलिए, तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0.50% सलाइन के साथ होता है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोबाल्ट इज नीडेड फॉर द सिंथेसाइज अस अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द विटामिन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में देखते हैं। विटामिन की संरचना घटक के रूप में संश्लेषण के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। अब किस चीज के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होगी? तो आपने अगर विटामिन के नाम अगर आपको मालूम होगा तो आपने विटामिन B12 का नाम सुना होगा। विटामिन B12 का क्या नाम होता है? साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B12 के लिए जो कोबाल्ट की हमको जरूरत होती है, तो विटामिन B12 कहाँ पर दिखा है? हमारा 2nd नंबर पे विटामिन B12। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, हमको विटामिन भी अच्छे से पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थिक फिल्म आर यूज, जो मोटी स्लाइड होती है वो किस किस चीज के लिए आइडेंटिफिकेशन अपन कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि जो स्मेर आप बनाएंगे अगर वो थिक होगी मतलब मोटी होगी तो उससे आप फाइलेरिया को भी देख सकते हैं और मलेरिया पैरासाइट को भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन NHM 2022 में पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था? नेम एनी अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर द सलाइन फेजिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पर बताना है कि एक वैकल्पिक टेस्ट जो बताना है, अगर हमारे पास सलाइन फेजिलिटी टेस्ट आप नहीं कर रहे हैं तो कौन सा करेंगे। तो थोड़ा इस प्रकार के जो मॉडिफाई क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो पूरी वीडियो नहीं देखते, सारी चीज़ों को नहीं देखते, इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आ जाते हैं और वो सफलता की सीढ़ी से 2 कदम आपसे नीचे रह जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट जवाब होगा अल्टरनेटिव टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर होगा एसिडिफाइड ग्लिसरॉल। मानिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं कि एक नाम बताइए अल्टरनेटिव टेस्ट के जो सलाइन फेजिलिटी टेस्ट अगर नहीं है तो अपन वो टेस्ट एक वैकल्पिक विषय के साथ कर सकते हैं, है ना।
अब ये फैसिलिटी टेस्ट हमने बता दिया, तो ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट क्यों किया जाता है? आरबीसी की मात्रा को देखी जाती है कि आरबीसी कितनी मात्रा में बॉडी में टूट रही है। तो आपके पास ऑस्मोटिक फैसिलिटी लाइन वाली टेस्ट उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा आप टेस्ट कर सकते हैं? तो एग्जामिनर इस प्रकार के मॉडिफाई क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में रखते हैं। अब कुछ लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, या फिर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी सफलता की सीढ़ी से 2 कदम पीछे रह जाते हैं। क्योंकि सरल क्वेश्चन तो हर कोई एग्ज़ाम में कर लेगा, पर थोड़े टेढ़े मेढ़े थोड़े कठिन क्वेश्चन आएंगे तो वो बच्चे एग्ज़ाम में नहीं करते, और वही जो क्वेश्चन है वही हमको सफलता के मार्ग पर आगे पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए एसिडिक ग्लिसरॉल लाइसिस जो टेस्ट है वो उपयोग किया जाता है। आपको नहीं मालूम तो कॉपी में नोट डाउन करिए और इन सब चीज़ों को लिखते जाइए जो आपको कठिन लगे, क्योंकि सरल चीज़ अगर आपसे बन रहे हैं तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। चीज़ें आपसे नहीं बन रही है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो वो आपको देखना जरूरी है। यही हमको जो है एग्ज़ाम में सफलता दिलाती है। चलिए, इस प्रकार से वो क्वेश्चन ना आके इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले कि बताए भाई कि आरबीसी के पृष्ठीय क्षेत्र को आरबीसी के भीतर से विभाजित किया जाता है तो क्या कहलाया जाता है? अब देखिए, आरबीसी है, आरबीसी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उससे आरबीसी के भार से विभाजित किया जाता है ना। मतलब आरबीसी का क्षेत्रफल आरबीसी के भार मतलब वजन से विभाजित किया जाएगा, तो उस चीज को क्या कहेंगे? तो उस चीज को अपन बोलेंगे MCF, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर फैसिलिटी। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा किससे? आरबीसी के क्षेत्रफल से आरबीसी के जो वजन है उसको विभाजित किया जाता है, तो उसको अपन मेन कार्पस्कुलर फैसिलिटी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये बच्चे इनको नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सरल क्वेश्चन हर किसी से बनता है, पर टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन वही व्यक्ति दिखता है जिसको सिलेक्शन लेना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच आर द डिटरमाइंड ऑफ ऑस्मोटिक फैसिलिटी। अब अभी हमने बताया था कि जो ऑस्मोटिक फैसिलिटी की जो टेस्ट है ये आरबीसी की डिक्रीडिनेशन को बताती है कि आरबीसी आपकी कितनी टूट रही है, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी जो साइज में है कितने परिवर्तन आ रहे हैं, या फिर आरबीसी की एज भी ये बताती है कि आरबीसी इतने इतने दिनों में आपकी टूटने वाली है। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक फैसिलिटी की बात आती है तो वो साइज से भी रिलेटेड होगा, शेप से भी होगा और एज से भी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो 4, मतलब सभी। चलिए, अब यहाँ पर बताना है कि किसी रक्त में आरबीसी अधिक नाजुक होता है। अब बताना है कि कहाँ पर जो आरबीसी है अत्यधिक नाजुक हो जाता है। क्या आपके वेसल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर, आर्टेरियल ब्लड वेसल्स में, मेम्ब्रेन डिसऑर्डर में, या फिर ऑल? तो थोड़ा इसमें क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन है। इसका जो वेनस ब्लड आएगा ये करेक्ट इसका हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि डेफिशिएंसी मतलब कमी ऑफ विच एंजाइम कॉज इंक्रीज रेड सेल्स फैसिलिटी। थोड़ा हिंदी में समझते हैं। किस एंजाइम की कमी के कारण लाल रक्त कोशिका की नाजुकता बढ़ जाती है? मतलब जो आपकी आरबीसी है वो नाजुक हो जाती है, किसकी कमी के कारण? तो आपने एक टेस्ट लगाया होगा G6PD। तो G6PD से आप क्या समझते हैं? G6PD एक ऐसा टेस्ट होता है जो आरबीसी की टूटने की क्षमता को बताता है। G6PD टेस्ट इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि G6PD एक एंजाइम होता है जो आरबीसी की नाजुकता को बढ़ाता है, या फिर आरबीसी की जो कमी होती है उसकी नाजुकता को। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन वाटर एंटर इनटू रेड सेल्स, मतलब कि पानी अगर आपके रेड सेल्स में एंटर करता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाता है ना, इंक्रीज कितना हो जाता है मैक्सिमम अबाउट से। हिंदी में समझते हैं, जब पानी लाल रक्त कोशिका में प्रवेश करता है तो उसकी मात्रा अधिकतम लगभग बढ़ जाती है। तो जब भी हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में वाटर का संतुलन बिगड़ जाता है, वाटर ज़्यादा आ जाते हैं, तो कितना % इसमें पानी की अधिकतम बढ़ जाती है? तो 67% जो वाटर है वो हमारी आरबीसी में आ जाती है, इसीलिए हमारी आरबीसी में स्वेल हो जाती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैट सॉल्वेंट, किसका फैट सॉल्वेंट मतलब वसा विलायन होमोलाइसिक एजेंट के नाम यहाँ पर बताना है जो कि वसा को अपने आप में घुला लेते हैं। ऐसे एजेंट कौन कौन से? तो आपको मालूम है कि वसा
क्लोरोफॉर्म भी वसा को घुला देगा, अल्कोहल तो आपका फेमस है ही, ईथर भी है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हो जाएगा। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम। प्रतिरक्षा हीमोलाइसिस में कौन सा एंटीबायोटिक शामिल है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ईडीटीए कंटेनर ऑफ ब्लड कलेक्शन। तो आप सभी को मालूम है कि जो आपका ईडीटी है वो कंटेनर का जो कलर कोड क्या होगा। इस प्रकार के सरल क्वेश्चन भी आते हैं, आप सभी को मालूम है क्या होगा? पर्पल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो वो आपका कौन करेगा? आपको ये भी मालूम है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो मॉर्फोलॉजी संरचना को मेंटेन करने का काम ईडीटी का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी यूनिट ऑफ हेपेरिन इज यूज टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड। आपको अगर हेपेरिन की मात्रा लेनी है तो कितनी मात्रा लेंगे? अगर 1 ml ब्लड के लिए आप यूज़ करेंगे तो 1.5 मिलीग्राम आप क्या लेंगे? हेपेरिन। कितने? 1 ग्राम 1 ml ब्लड के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर एंटी रूटीनली सेलुलर हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी के लिए जनरली आप देखा होगा कि हम सिर्फ ईडीटी ट्यूब का यूज करते हैं रूटीनली एंटीकोगुलेंट के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ द कोगुलेशन। अब कोगुलेशन की स्टडी करनी है तो आप सभी को मालूम है, आप क्या लेंगे? इसमें लेंगे अपन ट्राइसोडियम साइट्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मच ईडीटीए इज यूज फॉर ब्लड सेल काउंट। अब देखिए 1 ml ब्लड के लिए आपको कितनी मिलीग्राम ईडीटी एंटीकोगुलेंट लेंगे? तो ये भी कितना होगा? 1.5 मिलीग्राम पर 1 ml ब्लड, मतलब 1.5 मिलीग्राम आपका ईडीटी एंटीकोगुलेंट होगा और 1 ml ब्लड के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए तो बस इतना ही। आज थोड़ी स्वास्थ्य हमारी खराब है, कल मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। बाय बाय।